देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। May I come in, madam? Yes, come in. जय हिंद मैडम। जय हिंद। बैठिए इंस्पेक्टर शिंदे। ये देवी सिंह केस की फाइल। इस गांव में सबसे पहले रूपा का खून हुआ था। उसके बाद रेशमा गायब हुई थी। और ये बीच में आरोपी देवी सिंह। अब ये केस मैं आपको सौंपती हूँ। सो बी केयरफुल। मुझे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए और ये आरोपी देवी सिंह छूटना नहीं चाहिए। नहीं छूटेगा मैडम, आप बेफिक्र रहिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी ये केस सीधा नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए मैडम। इस देवी सिंह को फांसी पे चढ़ाने की जिम्मेदारी अब मेरी। गुड। डॉक्टर, आपके क्रॉस एग्जामिनेशन के बहुत चर्चे हैं। क्या आप सारे इल्जामों को गलत साबित कर देंगे? आपने वकालत सीखी है क्या? नहीं। फिर भी आप केस लड़ रहे हैं। एक नामचीन वकील के सामने वकालत करने का कॉन्फिडेंस आपके पास कहाँ से आया? कॉन्फिडेंस मतलब वकील की उन्हें जरूरत होती है जिन्होंने जुर्म किया हो। मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है, तो मुझे वकील की क्या जरूरत? और कॉन्फिडेंस तो मेरी सच्चाई की वजह से है। आप ये सब एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? मैं कुछ मैनेज नहीं करता, सच्चाई। बाय द वे, आपको पर्सनल इंटरव्यू देने में मुझे खुशी होगी। जेल में आकर मिलिए। चल। डॉक्टर, निर्दोष डॉक्टर को छोड़ दो। 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 May I come in? यस। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अमित शिंदे। देवी सिंह का केस दिव्या मैडम के अंडर मैं देख रहा हूँ। ओह, आज ही दिव्या से मेरी बात हुई थी। आइए ना, बैठिए। नहीं, इट्स ओके। आज रेशमा के केस को लेकर वो बहस करेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। आपने सब ठीक से पढ़ लिया है ना? नहीं मतलब दिव्या ने तो कहा था कि आप सब। अरे आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, इस केस की पूरी स्टडी की है। थैंक गॉड। आपको इस केस के बारे में कोई डाउट्स है या कुछ पूछना है? हाँ, मुझे बस इतना ही कहना था कि अब हम दोनों मिलकर इस देवी सिंह को जल्द से जल्द फांसी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। हम जरूर उसे फांसी की सजा दिलाएंगे। ठीक है, फिर अब चलें? ओके, मैं बाहर ही हूँ। यस। यही वो अजित कुमार देव। आप बैठिए। एक्सक्यूज मी, आज दिव्या मैडम नहीं आई? केस का टेंशन आया है? बीमार तो नहीं हो गई? ये इंस्पेक्टर शिंदे। आज की बाद दिव्या मैडम के अंडर आपका केस यही देखेंगे। हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। मुझे अच्छा लगता है यूं हंसना। आप भी हंसिए और खूबसूरत लगेंगी। और वैसे भी हंसी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए।
जज साहब, मैं रेशमा शिंदे की केस के सिलसिले में गवाह के तौर पर विजय शिंदे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। विजय शिंदे हाजिर हो। मिस्टर विजय, रेशमा भाभी का स्वभाव कैसा था? उनका और आपका रिश्ता कैसा था? कैसा था मतलब? अच्छा ही था। वो वैसे थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन बहुत अच्छी थी, सबकी पसंदीदा थी। आपको वो पसंद थी? ये कैसा सवाल है? आपको पसंद थी का क्या मतलब? वो बीवी थी मेरी, पसंद क्यों नहीं होगी? जरूरत नहीं कि हर पति को उसकी पत्नी पसंद हो। अगर वो आपको पसंद थी तो उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, तो ट्रीटमेंट लेने जब वो मेरे पास आई तब उनके बदन पर किसी के मारने के निशान थे। बार बार पूछने पर उन्होंने मुझसे कहा उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए आपने उन्हें मारा। उन्हें मेंटल और फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे आप। मैंने हाथ उठाया था उस पर। और मेंटल टॉर्चर? नहीं। सच में? जज साहब, बच्चे के कारण मैंने उस पर कभी मानसिक दबाव नहीं डाला। हमारे में झगड़े होते थे, लेकिन जज साहब, हम 21वीं सदी में रहते हैं, फिर भी इस दौर में एक शिक्षित महिला को बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए एक शिक्षित पति मारपीट करता है, उसे टॉर्चर करता है। ये बात मुझसे हजम नहीं होती। और मिस्टर विजय, आप भी पुलिस से मिलकर मुझ जैसे सीधे साधे इंसान पर आपकी पत्नी को गायब करने का, उनका खून करने का इल्जाम लगा रहे हो। मैंने इल्जाम नहीं लगाया। मुझे यकीन है कि रेशमा के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप उन्हें पीटोगे, उन्हें टॉर्चर करोगे, और जिसने उनका इलाज किया, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद की, उसी को दोषी ठहरा रहे हो। जज साहब, आर्या मैडम ने कहा कि मैं जिस जिस जगह गया उन सभी जगहों पर वारदातें हुई, उन सभी जगहों पर मेरे फिंगरप्रिंट्स में। मैं मानता हूँ मिस्टर विजय के घर मैं गया था, उनके घर मेरा आना जाना था, लेकिन उसकी भी कोई वजह थी। वजह तो थी ना, तुझे मेरी बीबी को फंसाना था। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मिस्टर विजय, अरे शांत हो जाइए। जज साहब, ये कोर्ट के सामने मुझे धमका रहे हैं। ये सब कोर्ट में नहीं चलेगा। सॉरी जज साहब। मिस्टर विजय, मुझे बताइए, एक बार नशे की हालत में आपने अपनी पत्नी को बहुत पीटा था, वो बेहोश हो गई थी, तब आपने ही उन्हें क्लिनिक में एडमिट किया था, तब मैंने ही उन्हें बचाया था। क्या ये सच है? सच है। एक बार टेंशन में आकर उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खाई थी, तब भी मैंने ही उन्हें बचाया था। क्या ये सच है? सच है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद आपके बीच झगड़े हो रहे थे। रेशमा भाभी आपका घर छोड़कर गई थी, वो नदी में कूदकर खुदकुशी करने वाली थी, तब भी मैंने ही उन्हें बचाया था। क्या ये सच है? हाँ। जोर से बोलिए। हाँ। मुझे नहीं, कोर्ट को बताइए। हाँ, सच है। जज साहब, अगर मैं सचमुच इनकी पत्नी को मारना चाहता तो मैं भला इनकी पत्नी को बार बार क्यों बचाता? मैं तो उनकी काउंसलिंग कर रहा था। वो एक बार भी अगर मुझसे कहती कि इनसे परेशान होकर बाहर किसी के साथ उनका चक्कर चल रहा है, तो मैं उन्हें जरूर समझाता, फिर से एक बार नई शुरुआत कीजिए, जो हुआ वो सब भूल जाइए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर विजय, आपके इसी बर्ताव की वजह से आपकी बीवी किसी पराये मर्द का हाथ थामकर भाग गई है। मिस्टर विजय, आप जा सकते हो। लेकिन ये आप अधूरी जा बात। सकते हो, लेकिन प्लीज। जज साहब, अगले गवाह के तौर पर मैं बजरंग पाटिल को आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। बजरंग पाटिल हाजिर हो। डॉक्टर, भैया मुझे एक बात बताओ, रेशमा भाभी गांव से गायब हो गई, तब गांव में कुछ फंक्शन चल रहा था, कोर्ट को उसके बारे में जानकारी दो। हाँ बताता हूँ ना, मैं थोड़ी ना डरता हूँ किसी से। जिस दिन रेशमा भाभी गायब हुई थी उस दिन वाड़े में डिम्पल की सगाई थी, हम सभी वहीं पर थे। हम सभी मतलब कौन कौन था? प्लीज कोर्ट को नाम बताओ। अरे आप ऐसा क्या करते हो? मैं था, नाम्या था, क्रिश था, आप थे, वाड़े के सभी लोग थे।
उस दूल्हे के घर के लोग भी थे, उनके नाम मुझे नहीं मालूम। फोन करके पूछूं क्या? नहीं बजा, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, मैं दिन भर वाड़े में ही था? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम कहोगे कि मैं वाड़े में ही था, लेकिन बात यह है कोर्ट को वैसे बताने की प्रोसीजर है। लेकिन तुम... ऑब्जेक्शन जज साहब, ये आदमी जैसा चाहता है वैसी ही गवाही देने के लिए गवाह को मजबूर कर रहा है। मैं? नहीं जज साहब, मैं बस उसे ये समझा रहा हूँ कि जो सच है वही कोर्ट को बताना। मिस आर्या, उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन करने दीजिए। बजाय एक बात बताओ, मैं पूरा दिन वाड़े में ही था? हाँ थे ना, आप पूरे दिन वाड़े पर थे। मैं ही नहीं, वाड़े से कोई भी यही कहेगा। क्यों मंगल भाभी? हाँ, वाड़े में तो थे आप। बजा, तुम जा सकते हो। अरे और कुछ पूछिए ना। नहीं, जरूरत पड़ने पर फिर से बुलाऊंगा तुम्हें। अब जा सकते हो। जज साहब, अगले गवाह के तौर पर रेशमा जिस कार से मुंबई गई थी, मैं उस कार के ड्राइवर को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। विशाल सुतार हाजिर हो। आपका नाम? विशाल सुतार। रेशमा मैडम जब यहाँ से निकली थी तब वो कार में अकेली थी? हाँ। वो कहाँ जा रही थी? मुंबई के लिए। उन्होंने बीच रास्ते में कार रुकाकर वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, ऐसे आपने पिछली गवाही में बताया था। क्या ये सच है? हाँ, मैंने देखा है वो वीडियो। ये भी हो सकता है ना कि आप ही ने धमकाकर उन्हें वो वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया होगा? अरे ये आप क्या कह रहे हो? आखिर मैं ये सब क्यों करूंगा? पैसों के लिए, उनके बैग में रखे गहनों के लिए। आपने उनके पास जो कैश थी वो देखी होगी, इसलिए वो खुदकुशी करने गई हैं ऐसा दिखाकर आपको उनकी प्रॉपर्टी हड़पनी थी। मेरी मती मारी गई थी जो पेपर में फोटो देखकर पुलिस की मदद करने जो चला आया। कोर्ट में आना सीधे लोगों का काम नहीं है, ये तो पता चल गया। मैं तो एक सीधा इंसान हूँ। आप अगर मुझे यहाँ खामखा फंसाने वाले हो तो मैं चला जाऊंगा। आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। अगर ऐसा कुछ किया तो इससे कोर्ट का अपमान होगा, आप पर कार्रवाई होगी। जज साहब, ये बहुत ही सीधा आदमी है, इनकी तरफ से मैं आपकी माफी मांगता हूँ। आप जा सकते हैं। जज साहब, मैं इनका गुस्सा समझ सकता हूँ। अभी मैं जिस तरह से उनके साथ पेश आया वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। मैं बड़ी ईमानदारी से रेशमा भाभी की मदद कर रहा था। मिस्टर विजय को अपना दोस्त समझता था, इसलिए निजी तौर पर उनकी मदद कर रहा था। लेकिन इसका ऐसा फल मिलेगा ये कभी नहीं सोचा था। मेरी बात कोर्ट की समझ में आई होगी, बिना किसी भी ठोस सबूत के। सिर्फ किसी ने बोला है इसीलिए मुझ पर यह केस दर्ज किया गया है, इल्जाम लगाए गए हैं। इसकी मुझ जैसे ईमानदार इंसान को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी बदनामी हो रही है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैं डॉक्टर हूं तो ड्राइवर की तरह गुस्सा होकर बात नहीं कर सकता। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, और आप वो मुझे जरूर दिलाएंगे, इसका यकीन है मुझे। कोर्ट की आज की कार्रवाई खत्म होती है, अगली कार्रवाई कल से शुरू होगी। बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम अपने आप को, लेकिन फिक्र मत करो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही जल्द आप पर ही आने वाला है। कोई बात नहीं, आप अगर मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। रेशमा के केस में अजीत कुमार देव ने अपनी पैरवी के दौरान उन पर लगे सारे इल्जाम झुटला दिए हैं। रेशमा के केस में जो हुआ क्या वैसा ही डॉक्टर मंजू के केस में करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण केस है इंस्पेक्टर चौहान। इसे लेकर एसीपी दिव्या सिंह डॉक्टर के साथ क्या करेगी? क्या होगा? डॉक्टर अजीत कुमार क्या सही सलामत छूट जाएंगे या उन्हें फांसी होगी? डॉक्टर इधर आओ।
आज आपने डॉक्टर कोर्ट में क्या बैटिंग की है। वाह, मान गया मैं आपको। अरे डॉक्टर, आज हर जगह आप ही के नाम की चर्चा हो रही है। वो पुलिस भी नहीं समझ पा रही है कि आप अपराधी हो कि नहीं। देखिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मैं तो एक नॉर्मल डॉक्टर हूँ जो लोगों की जान बचाता है। बताइए, मैं लोगों की जान क्यों लूंगा? अब जल्द ही मैं बेगुनाह हूँ, ये साबित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जल्दी छूटने वाले हो? हाँ, सवाल ही नहीं। तो मुझे आपकी खातिरदारी का कुछ तो मौका दीजिए। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बताइएगा। हाँ पवार साहब, यहाँ का खाना नहीं खाया जाता मुझसे। चिकन चलेगा? दौड़ेगा। अभी लाता हूँ। ऐसा बोलता है बॉस। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। टोनिया, कितने डर गई ना मैं। सच में डर गए? ए दीदी, मुझे मोबाइल दो ना, मुझे उसमें गाने सुनने हैं। मेरा दिमाग मत खा। हाँ, जा यहाँ से। तुम्हें दिमाग है क्या? जो बोल रही हो मुझे दिमाग मत खा। टोनिया, जा। दीदी, मैं जाता हूँ, पर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मुझे बताओ, डॉक्टर ने ये सारे खून किए हैं ना? टोनिया, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? कुछ भी क्या बोल रहे हो? डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए अब वो जेल से जल्द ही छूटने वाले हैं। डॉक्टर को छूटने दो जेल से, लेकिन तुम उनसे शादी नहीं करोगी, वरना जैसे उन्होंने अपनी मंजू दीदी को परेशान किया था ना, वैसे ही तुम्हें भी परेशान करेंगे। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर के कमरे में वो सारे गहने और पैसे कहाँ से आए? और संजू भैया का मोबाइल भी मुझे डॉक्टर के कमरे से ही मिला था। वो मोबाइल डॉक्टर के कमरे में कैसे आया? बताओ ना कुछ दीदी। मैं नहीं जानती। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे तो पता है। उन्हें है ना पक्का संजू भैया का मोबाइल चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने संजू भैया को गायब कर दिया। टोनिया, तुम्हें गाने सुनने थे ना? ये लो मोबाइल। नहीं, मुझे तो गेम खेलना है। तो गेम खेल लो अब। लेकिन अभी जो तुमने बोला ना, वो किसी को मत कहना। हाँ। डिम्पल, मुझे बता क्या बोल रहा है टोनिया? वो जो डॉक्टर का। टोनिया, तुम्हें गेम खेलना था ना? हाँ। जाओ। हाँ। गुड नाइट, जाओ। तू इतनी देर तक क्यों जाग रही है? जा, तू भी जाकर सो जा। पापा, मैं थोड़ा ओमकार को मदद कर देती हूँ और फिर सो जाऊंगी मैं। अच्छा, कर सियानी है मेरी बेटी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं सरूभाई पाटिल जी को गवाही देने के लिए कोर्ट के सामने पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। सरूभाई पाटिल हाजिर हो। आई, चलिए इस तरफ। अजी, आप कैसी हैं? ए, मुझे आजी नहीं बुलाने का। मैं तुम्हारी कोई आजी बाजी नहीं हूँ। और क्यों रे, हम कोर्ट में है ना, तू थोड़ी ना मुझे मिलने आया है जो पूछ रहा है कैसी हो आजी। ठीक है सरूभाई, आपको सब ठीक से याद है ना? मतलब आप गवाही तो दे सकोगी ना? सब याद है मुझे। तुम्हारे गुनाहों का किया हुआ पहाड़ा कैसे बोलती हूँ वो देखता रहे तू। अभी भी आप पागलों की तरह ही बड़बड़ा रही हैं। पागल किसे कहते हो? ज्यादा बकवास मत करना, नहीं तो तुम्हारा सर ही फोड़ दूंगी। शब्दों का सही प्रयोग करो, ये कोर्ट है। इसे भी कहो कि ठीक से सवाल करे।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब से ये जेल में गया है ना, मैं बहुत खुश हूँ। सब मेरे मन के मुताबिक हो रहा है। आज आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं? ए, तुम्हारा ये ड्रामा बंद कर। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए अजीब, आपको जो आभास होते थे उन गोलियों की बात कर रहा हूँ मैं। तू ही खाना वो गोलियाँ। तुम्हें ही आभास होते होंगे जेल के अंदर। जज साहब, मैं गवाही दूंगी, लेकिन वो मैडम होगी तभी। इस कमीने कंपाउंडर को कोई गवाही नहीं दूंगी मैं। इसका और मेरा क्या संबंध है? इसे सवाल कैसे करने ये भी पता है क्या? अजी, मैं यहीं पर हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, बस वो जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दीजिए। ये कौन होता है मुझे सवाल करने वाला? मैं नहीं दूंगी जवाब इसे। देखिए, आपको गवाही देनी ही होगी, वरना कोर्ट का वक्त जाया करने के जुर्म में आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी मुझे। अरे आई दे दो ना गवाही। डॉक्टर जो सवाल पूछ रहे हैं उसका सच सच जवाब दो। हाँ ठीक है, पूछ जो पूछना है। मुझे बताइए अजीब, रेशमा भाभी अपने वाड़े में आती थी, वो भी देर रात, ऐसा ही कहा था ना आपने? हाँ। और कोई आता था? और दूसरा कोई क्यों आएगा? तू ही तो उसके साथ आता था, मुझे सब पता है। नहीं अजीब, रेशमा भाभी अगर अपने वाड़े में रात को आती थी तो सिर्फ आपने ही उन्हें कैसे देखा? वाड़े में किसी और ने क्यों नहीं देखा? और फिर वाड़े के सब लोग देख भी तो सकते हैं। अब उनकी आंखें फूटी थी और तुमने सबको अंधा किया था, और उसके लिए मैं क्या कर सकती थी? ठीक है, रेशमा भाभी के बाद कोई और आया था अपने वाड़े में? आया तो था कोई कमीना, वाड़े के पीछे खोद रहा था। वो आवाज सुनकर मैं बराबर वाड़े के पीछे चली गई, और वहाँ जाने के बाद मुझे मोबाइल की आवाज आई, और वो मोबाइल कहाँ चला गया क्या पता। जज साहब, मुझे आपके सामने ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अजी उम्र के चलते भ्रमिष्ट हो गई हैं। उन्हें बहुत से आभास होते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। ऊपर से वो जहाँ रहती हैं वो वाड़ा भी बहुत पुराना है, वहाँ खजाना छिपा है, मुर्दे गड़े हुए हैं। ये उन्होंने बचपन से सुना है, और वही बातें वो कह रही हैं, वही बातें उनके दिमाग के अंदर बैठ गई हैं। कोई मेरे मन में घर नहीं है, ये सब तेरे ही मन का खेल है कमीने। इस तरह गाली गलौज करना ये भी उसी का लक्षण है। जब मुझे इन बातों का पता चला तब मैंने घर वालों को कहा था कि इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा, इनका इलाज करवाना पड़ेगा, लेकिन घर वालों का कहना था इस उम्र में वो उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए मैंने ही उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। चाहो तो आप घर वालों से भी ये पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर सही कह रहे हैं। बोली क्या सच है रे? अरे इस कंपाउंडर को बचाने के लिए तू ये सब झूठ बोल रही है। तू घर चल, फिर बताती हूँ तुझे। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये बताइए आजी, आपको कब से दिखाई नहीं देता? तुम मुझसे ये फालतू की सवाल क्यों कर रहे हो? गवाही मुझे दिखता है इसकी है, या तुमने खून किया इसकी है? क्या मैं नहीं बताऊंगी? अगर उन्हें गवाही देने की इच्छा नहीं है तो उन्हें छोड़ दीजिए। जज साहब, मेरा मकसद उन्हें परेशान करने का नहीं है, वो बताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इनका मोती बिंदु का ऑपरेशन हुआ था और वो नाकामयाब रहा। उसके बाद से वो नहीं देख सकती, ऐसा मुझे उनके घर वालों ने बताया था। माफ कीजिए जज साहब, मैं मुद्दे पर आता हूँ। जन्म से ही किसी इंसान को दिखता नहीं है, ऐसे किसी इंसान का सिक्स्थ सेंस डेवलप हुआ है, ये माना जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति की ऑपरेशन के दौरान, और वो भी इस उम्र में, दृष्टि चली गई है, ऐसी व्यक्ति का सिक्स्थ सेंस कहां से डेवलप होगा? और सरुआ जी कह रही हैं कि वो सूंघ कर इंसान को पहचानती है। ये झूठ है और मैं ये साबित कर सकता हूँ। आया बड़ा साबित करने वाला। मैं तुम्हें साबित करके बताती हूँ। तू किसी को भी मेरे सामने खड़ा कर, मैं तुरंत पहचान लूंगी। ठीक है, यहाँ डिम्पल बैठी है।
आप उसे सूंघकर पहचान सकती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल पहचान लूंगी। जज साहब, आजी के दावे में कितनी सच्चाई है वो चेक करने की इजाजत मुझे दी जाए। इजाजत है। आइए आजी। ए, छोड़, मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं है। ये देखो डिम्पल, क्या बात है आजी, डिम्पल को पहचान लिया आपने, कमाल है। आइए फिर से कटघरे में आइए। जज साहब, आजी की बात सच है, मेरे जैसे सीधे साधे भोले इंसान को फांसी होनी चाहिए। ये सब क्या है? भारी अदालत में बूढ़ी औरत की जान से खेल रहे हो आप? उन्हें मारने की कोशिश की। जज साहब, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन एक बात पर आपने ध्यान नहीं दिया। पेपर वेट आजी की हाथों में है, इसका मतलब आजी देख सकती है। आजी दुनिया को झूठ बोलती आ रही हैं कि वो देख नहीं सकती। ऐसे झूठ बोलने वाली औरत का विश्वास करेगी अदालत? अगर वो देख नहीं सकती तो पेपर वेट उनके सर पर लगता और उन्हें चोट आ जाती। ये सब क्या है आजी? आप देख सकती हो फिर भी झूठ बोल रही हो आप? जज साहब, इन्हें दिखाई नहीं देता। अगर वो देख नहीं सकती तो गवाही देने के लिए आप इन्हें कैसे ले आई? अगर ये सच में देख नहीं सकती तो पेपरवेट इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा ही नहीं होता। जज साहब, मैंने ये साबित किया है कि आजी देख सकती हैं, लेकिन वो दिमागी मरीज हैं, उन्हें भ्रम होते हैं, इसलिए उनकी गवाही खारिज कर दी जाए। That's all. तेरे मुंह में कीड़े पड़े हैं, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, कुत्ते की मौत आ जाए तुझे, तू जल्दी से मर जाए, तेरी जबान जल जाए, मेरी गवाही तू खारिज करवा रहा है। हाँ, तुझे जरूर फांसी पे लटकाना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर। मिस आर्या, आप ऐसे किसी को गवाही देने के लिए कैसे बुला सकती हो? इन्हें देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि इन्हें भ्रम है। इनकी गवाही कोर्ट में कोई मायने नहीं रखती। इनकी गवाही से डॉक्टर अजीत कुमार देव को मुलजिम नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। लेकिन जज साहब, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। God is exact. और डॉक्टर, आज बहुत खुश हो। क्यों? हमें पता लगा आज आपने कोर्ट में सबके सामने बड़ी धूम मचा दी। आप छूट जाओगे, मतलब ऐसा दिख रहा है। हमें बस कर्म करते रहना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी। सब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन डॉक्टर, कोर्ट में अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। आपने कैसे किया ये सब कुछ? आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मुझ में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया बताऊं? मेरी सच्चाई से। मैं जानता हूं मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे कुछ होगा भी नहीं। लेकिन मैंने किया है। मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। मुझे भी इस सब से बाहर निकलना है डॉक्टर।
मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ ना। देखिए, आपने अपनी पत्नी का खून किया है। इस अपराध की सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। देखो डॉक्टर, ऐसी बात मत करिए आप। बहुत झगड़ालू थी मेरी बीवी। मेरे घर पहुंचते ही पैसों के लिए खिचखिच शुरू कर देती थी मेरी बीवी। फिर एक दिन गुस्से में आकर आप पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप एक काम कीजिए, आप कोर्ट को जो सच है वो बता दीजिए। बताइए कि आपको बहुत पछतावा हो रहा है। सच कहने के कारण कोर्ट शायद आपकी सजा थोड़ी कम कर सकता है। आप जो बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं कोर्ट में सारी सच्चाई बता दूंगा। कम से कम मेरा मन मुझे कोसेगा तो नहीं। सच है। सच में डॉक्टर, अब भगवान के अवतार हो। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कोई चल रहा है? चलो सो जाओ या लू रिमांड में। ये सोने के नहीं, नींद उड़ाने के दिन है। मैंने तो पहले ही सभी को कहा था कि आज ही देख सकती है, लेकिन मेरी बात का किसने विश्वास ही नहीं किया। दीदी, तुमने भी मेरी बात नहीं मानी। अब तो कोर्ट को भी पता चल गया है कि आज ही देख सकती है। सच कहा ना आजी? अगर मैं देख सकती ना तो पहले उस कंपाउंडर को और फिर तुझे पकड़ के अच्छे से पिटाई करती। उस बाबू को अक्ल नहीं है ना। अरे उस कंपाउंडर को वाड़े में रखने की क्या जरूरत पड़ी थी? एक नंबर का वो झूठा है। मेरे जैसी औरत को पूरे गांव के सामने झूठे साबित किया। क्या इज्जत रहेगी मेरे गांव में? कह रहा है कि मैं देख सकती हूँ। क्या हुआ मिस आर्या, आप टेंशन में दिख रही हैं? टेंशन न लूं तो और क्या करूं? अब देख रहे हैं ना कि वो देवी सिंह क्या कर रहा है। देखा मैंने। ये देवी सिंह बहुत शातिर है। एक के बाद एक हमारे सारे गवाहों को उलट रहा है। वो हमारे सारे सबूतों पे शक पैदा कर रहा है। अब समझा मैं, ये क्यों इतने दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसके जैसे कम ही होते हैं जो पुलिस से भी आगे की सोचते हैं। मतलब साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? वो पुलिस से ज्यादा होशियार है? नहीं, वो सिर्फ होशियार है, लेकिन पुलिस जितना नहीं। आपने उसकी एक बात नोटिस की? कौन सी? इस देवी सिंह के दिमाग में जो भी चल रहा है उसका पता वो किसी को लगने नहीं देता है। वो जो कुछ भी करता है ठंडे दिमाग से करता है। इसलिए अब हमें भी उसके खिलाफ प्लानिंग बड़े ठंडे दिमाग से ही करनी होगी। ठीक कहा आपने। सिर्फ ठंडे दिमाग से ही नहीं, तो उससे 4 कदम आगे जाकर प्लान करना होगा। मुंबई में जिस डॉक्टर के यहाँ वो काम करता था, उस डॉक्टर को यहाँ लाना होगा। आप एक काम करिए, दिव्या सिंह को मेरा मैसेज दीजिए। एट एनी कॉस्ट उस डॉक्टर को कोर्ट में गवाही देने के लिए हाजिर करना जरूरी है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं मंजुला जगताप की केस के सिलसिले में कुछ गवाह आपके सामने पेश करने वाला हूं। उनमें से पहला गवाह बजरंग पाटिल। इन्हें कोर्ट के सामने पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। बजरंग पाटिल हाजिर हो। ये बताओ बजा, मंजू का और तुम्हारा कैसा रिश्ता था? कैसा रिश्ता था मतलब? मैं और मंजू एक दूसरे को बचपन से जानते थे। अच्छा, मंजुला के बारे में कोर्ट से क्या कह सकते हो? मंजू बहुत अच्छी लड़की थी। सबसे हंसकर बात किया करती थी। पूरे गांव में उसके जैसी औरत ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वो मन की जितनी अच्छी थी ना, उतनी ही समझदार भी थी। बजा, उसके इस खुले स्वभाव के चलते गांव वालों का उसकी तरफ देखने का नजरिया कैसा था? क्या हुआ बजा? बता रहे हो लोग मंजुला को कैसी नजर से देखते थे? मंजू सबसे हंसकर बात किया करती थी, लेकिन उसके मन में कभी पाप नहीं था। गांव के लोगों की क्या बात सुनते हो आप? अगर कोई औरत इनसे हंसकर बात भी कर लेना तो उस औरत पर गंदे चाल चलन का ठप्पा लगा देते हैं। ऑब्जेक्शन जज साहब, मंजू के चाल चलन का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जज साहब, उनके चाल चलन का नहीं, स्वभाव का ताल्लुक है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। बजा, ये बताओ
मंजुला के और मेरे संबंध कैसे थे? संबंध अच्छे ही थे। अरे आपने कितनी मदद की थी उसकी। जज साहब, हम ऐसे ही इन्हें भगवान का अवतार नहीं कहते। मंजू को ही नहीं, गांव के हर इंसान को वक्त पर मदद की है डॉक्टर साहब ने। ठीक है, तुम जा सकते हो। अब मैं अगले गवाह नामदेव जाधव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। नामदेव जाधव हाजिर हो। नामे, मुझे बताओ, मंजुला और तुम्हारा रिश्ता कैसा था? मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी। मुझे बताओ, अच्छी मतलब कितनी अच्छी? अच्छी मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी। जज साहब, नामे और मंजू की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि मंजू नाम्या की साइकिल पर बैठकर गांव भर भटकती थी। इतना ही नहीं तो नाम्या का उसके घर में आना जाना भी था। हाँ डॉक्टर, आपका कहने का क्या मतलब है? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ है, ऐसा मैंने कब कहा? मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। मंजुला बहुत खुले स्वभाव की थी। जज साहब, मंजुला गांव की और औरतों की तरह नहीं थी। मतलब पराये मर्द की साइकिल पर बैठो तो गांव वाले चर्चे करते हैं, लेकिन मंजुला को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब उसे इस सब की परवाह क्यों नहीं थी, या फिर वो ऐसा बर्ताव क्यों करती थी, ये हमें अगला गवाह बताएगा। नाम्या, तुम जा सकते हो। अब मैं अगले गवाह अमर संगपाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। अमर संगपाल हाजिर हो। मुझे बताइए, मंजुला आपकी कौन थी? आपको मालूम है डॉक्टर, वो मेरी बीवी थी। हाँ, लेकिन ये सब जो सामने न्याय करने के लिए बैठे हैं, उनके लिए पूछ रहा हूँ। मतलब वही मुझे बाइज्जत बरी करने वाले हैं। मैं फैसला सुनाने वाला हूँ। सबूत देखने के बाद इसलिए गलतफहमी पैदा हो जाए ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। माफ कीजिए। मुझे बताइए, आपकी शादी को कितने साल हुए? 10। और आपका एक्सीडेंट शादी के बाद ही हुआ होगा, उसे कितने साल हो गए? शादी के तुरंत बाद, 1 साल के अंदर। इसका मतलब 1 ही साल की गृहस्थी रही आपकी। आपको बच्चा नहीं हो रहा था, इसकी क्या वजह थी? मैं समझ सकता हूँ, भरी अदालत में ये कहना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। क्या है ना, मेरी जिंदगी का सवाल है। ऑब्जेक्शन जज साहब, ऐसे सवाल पूछकर गवाह को ये सरेआम शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है जज साहब, ये सब मेरी केस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं ये सब पूछ रहा हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं सरकारी वकील को वार्न करता हूँ, उनकी बात खत्म होने तक आप मत बोलिए। उनके बीच में बार बार बोलने की जरूरत नहीं। आप बता रहे हो ना, आपको बच्चा क्यों नहीं हो रहा था? मेरे ये ऐसी ही हालत की वजह से। जज साहब, इनकी ऐसी हालत की वजह से मंजुला शारीरिक सुख से वंचित थी, इसलिए इनमें हमेशा झगड़े होते थे। ऐसा कुछ नहीं था। कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसान उसकी जिस्मानी जरूरत झुठला नहीं सकता। लेकिन अगर वैसा होता तो उसने मुझे बताया होता। आपकी हालत देखकर उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं हुई होगी, या फिर आप जो सुख नहीं दे सकते वो शायद बाहर कहीं ढूंढ रही होगी। ऑब्जेक्शन जज साहब। जज साहब, आपके कुछ बोलने से पहले ही मैं कोर्ट से माफी मांगता हूँ। सच कहूँ तो मौत के बाद किसी औरत के बारे में भला बुरा बोलना यह गलत बात है। मौत के बाद ही क्यों, किसी भी औरत के बारे में भला बुरा कहना गलत बात है। इसलिए मैं कोर्ट से माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर, जबान को लगाम दो, रोक दीजिए सब। जज साहब, मेरे मंजू को न्याय नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन उसके चरित्र पर यूं कोई दाग लगाए मुझे मंजूर नहीं है। मैं सहन नहीं कर सकता। आप सच में सहन नहीं कर सकते? नहीं, मैं मानता हूँ तकदीर ने आपके साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है, लेकिन आप भी मंजू के साथ अच्छे से पेश नहीं आए। उनके खुले स्वभाव से आपको गुस्सा आता था। उन्हें घर आने के लिए जरा सी भी देर हुई तो आप उन पर शक करते थे, उन्हें मारते थे।
आपके मारने की वजह से एक बार उनके हाथ में जख्म हुआ था और मैंने उस पर पट्टी बांधी थी। ये सच है? हाँ, मुझसे हुई थी गलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसी थी। और जज साहब, शरीर के जख्म लोगों को दिखाई देते हैं, पर मन के जख्मों का क्या? और उनके मन पर जो जख्म हुए थे वो नहीं दिखे आपको? व्हील चेयर पर बैठे पति को संभालो, घर के पैसे की चिंता करो, पति के गुस्से का सामना करो, वैवाहिक सुख नहीं। इस सब से ऊब कर उन्होंने खुदकुशी की होगी, ऐसा कह सकते हैं? अरे तेरे कीड़े पड़े तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरी आरती को कुत्ता भी ना सूंघे। अरे कितना झूठ बोलेगा रे तू। अरे मेरी मंजू बहुत अच्छी थी, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। अरे आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी। तेरी बुरी नजर थी उसके ऊपर, तेरे हाथ नहीं आई ना, इसलिए तूने उसे मार डाला। अरे तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तुझे मरते वक्त जरा भी पानी नहीं मिलेगा। ऑर्डर ऑर्डर, आप पहले नीचे बैठ जाइए। कोर्ट में ऐसे खड़े होकर बोलने की इजाजत नहीं है। अजय नीचे बैठो ना, वरना तुम्हें भी जेल में डाल देंगे वो। बैठो ना। जज साहब, अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ शायद उससे मंजुला बदनाम हो सकती है, लेकिन मुझ पर जो इल्जाम लगाए हैं उनका बोझ मैं जिंदगी भर नहीं ढो सकता, इसलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। सच तो ये है, मंजुला मुझे पसंद करती थी।